गुड इवनिंग क्लास। जीएस टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टैटिक जीके में भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय प्रतीक हमारा ध्वज, जिसको तिरंगा की संज्ञा दी जाती है। कुछ बातें आपको बता दें। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसको अंगीकृत किया गया। अब यहाँ पे समझिएगा, 4 जुलाई 1947 को भारत का स्वतंत्रता अधिनियम हाउस ऑफ कॉमन में लाया गया। हाउस ऑफ कॉमन मतलब ब्रिटेन की जो संसद है। 15 जुलाई को भारत का स्वतंत्रता अधिनियम, पूरा नाम था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये हाउस ऑफ लॉर्ड में लाया गया। और 18 जुलाई को, देखिए सब जुलाई की डेट है, 18 जुलाई के उनके जो तत्कालीन राजा थे जॉर्ज 6, उन्होंने इस पे साइन कर दिया। यानी 18 जुलाई को कंफर्म हो गया कि भारत आज़ाद हो जाएगा। अब 18 जुलाई के 4 है वो 15, 18। अब इसके 4 दिन बाद जो हमारी संविधान सभा थी उसने अपना झंडा मेंटेन किया। झंडा तो हमारे पास था, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में ही था, लेकिन उसमें गांधी जी का चरखा बना हुआ था। चरखा कुछ इस तरीके का झंडा था हमारा, ये झंडा था, यहाँ पे गांधी का चरखा बना हुआ था। ठीक है, इसको हटा के यहाँ पे ये प्रस्ताव लाया गया, जो बनारस के सारनाथ में अशोक चिन्ह है वहाँ नीचे जो चक्र बना है उसको लाया जाएगा, वो लगाया जाए। उसमें 32 तीलियाँ थी, 24 हमने ली। तीली बोलते, कहीं कहीं अर बोल देते, ध्यान रखेंगे। 24 तीली उसमें ली गई। और 2 तीलियों के बीच आपको बता दें 15 डिग्री का कोण होता है। 2 तीलियों के बीच कितने का कोण होता है? 15 डिग्री का कोण होता है। इसका जो अनुपात रखा गया वो 3:2 रखा गया। ये लंबाई और चौड़ाई से है, ध्यान रखिएगा। पहली बात तो लंबाई और चौड़ाई, लेकिन ये पेपर में क्वेश्चन चौड़ाई और लंबाई कर देता तो आंसर बदल जाएगा, 2:3 हो जाएगा। ठीक है, ये जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है ये अक्सर 2:3 करके पूछ देता है, लेकिन फिर क्वेश्चन आपको चौड़ाई लंबाई से देगा। अपने जीएस के पेपर में आना ना आना एक दूसरी बात होती है, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना हमें पता होना चाहिए। फिर देखते हैं इसके जो रंग है, केसरिया, सफ़ेद, हरा। ये सबको मालूम है, केसरिया जो हमारा है और सफ़ेद है, हरा, ये किस चीज़ के प्रतीक को दर्शाते हैं ये हमें क्लियर है। जैसे हरा है तो समृद्धि को दर्शाता है, सफ़ेद है शांति को दर्शाता है, केसरिया हमारे शौर्य को दर्शाता है। सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन अगर किसी ने किया था तो एक्सप्लेन करने वाले जो थे वो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन थे। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने इन रंगों के बारे में बताया था। जो हमारा चक्र है बीच में जो लगा हुआ है ये हमारे बढ़ते हुए समय को दर्शाता है। इन चीज़ों को बताया गया। तिरंगे के अंदर 24 तीलियाँ ये हमने आपको बताया, और 24 तीलियों में 2 तीलियों के बीच का जो कोण है वो 15 डिग्री का बनता है। विदेश में जो सबसे पहले झंडा फहराया गया था वो फहराया गया था 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड में। हालांकि झंडे तो थे, कई प्रकार के झंडे थे। कमल बना हुआ था, उसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था, सूरज चांद बने हुए थे, लेकिन धीमे धीमे जो झंडा मॉडिफाई हुआ, वास्तविक तौर से सबसे पहले जो झंडा बनाया गया वो बनाया गया पिंगली वेंकैया। ध्यान रखेंगे, पिंगली वेंकैया। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है झंडे का डिजाइनर किसे कहा जाता है, तो पिंगली वेंकैया को कहा जाता है। आपको बता दें हमारा राष्ट्रीय ध्वज अंतरिक्ष में भी जा चुका है। 1971 में अमेरिका के अपोलो 15 में के द्वारा गया था। दुनिया का जो सबसे गहरा स्थान है वहाँ भी जा चुका है। ऐसी कोई जगह नहीं है, हिमालय पे की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट टेस्ट, वहाँ भी झंडा पहुँच चुका है। चांद पे भी झंडा पहुँच चुका है। अमेरिका जब चांद पे गया था तो सारे देशों के झंडों को एक फिल्म बना के लेके गए थे। वो एक ऐसी फिल्म थी कि हवा नहीं भी होगा तो वो अपना लहराते रहेंगे, अपना एक व्यवस्था के साथ गए थे, तो उनको वहाँ पे रख के आए थे और एक शांति का संदेश दे के आए थे। उसमें भारत का तिरंगा ध्वज भी था। आपको बता दें झंडा गीत श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा लिखा गया था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया? वो लिखा गया था श्यामलाल गुप्ता पार्षद। ये कानपुर के ही रहने वाले थे। और एक झंडा गीत और आएगा, अगर कभी क्वेश्चन ये बने 1857 के दौरान झंडा गीत किसने लिखा, तो अजीमुल्ला ने लिखा, और इनका संबंध भी फतेहपुर से था और कानपुर में नाना साहब के सहयोगियों में से थे। 1857 की क्रांति के दौरान नाना जी के 2 बड़े सिपह सलाहकार थे, उनमें तात्या टोपे और अजीमुल्ला हुआ करते थे। 15 अगस्त 1947 को जिस बिल्डिंग में सबसे पहले तिरंगा फहराया गया वो था वायसराय भवन, जिसको आज हम राष्ट्रपति भवन बोलते हैं। 31 तोपों की सलामी के साथ उसको सम्मान दिया गया।
ठीक है, 31 तोपों की सलामी के साथ सम्मान दिया गया। और जो बिल्डिंग थी वायसराय भवन, तत्कालीन आज का राष्ट्रपति भवन, कभी क्वेश्चन बन जाए राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम क्या था, तो वायसराय हाउस था, पहले इसमें वायसराय रहा करते थे। तो ये झंडे से संबंधित कुछ बातें हमने आपको बताई, इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। उत्तर प्रदेश के बनारस के सारनाथ में अशोक स्तंभ, अशोक के 2 स्तंभ ज़्यादा फेमस हैं, सांची का स्तूप और ये अशोक स्तंभ। अगर हम इसकी बात करें 232 ईसा पूर्व, अगर सीधा सीधा कहें तो 242 से 232 ईसा पूर्व के बीच इसको बनवाया गया था। 242 से 232 ईसा पूर्व के बीच इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। इसके नीचे चक्र बना हुआ है, यहाँ पे एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ घोड़ा, बैल तथा एक सिंह की उभरी हुई आकृति है, बीच में चक्र बना हुआ है। एक ही पत्थर से काटकर इनको बनाया गया था। और भारत ने यानी भारत की संविधान सभा ने इसको जब स्वीकार किया था तो 26 जनवरी 1950 को, ध्यान रहे 26 जनवरी 1950 को इसको स्वीकार किया गया था। अब यहीं पे सत्यमेव जयते, क्वेश्चन ये बनता है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की विजय होती है। इसके एक फलक पे ये छपा हुआ है, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। आपको बता दें ये जो सत्यमेव जयते है ये मुंडकोपनिषद ग्रंथ का एक श्लोक है और इस ग्रंथ के 3रे सर्ग का प्रथम अध्याय है। 3रे सर्ग का प्रथम अध्याय का ये 6वां श्लोक है। 3रा सर्ग है, प्रथम अध्याय है, 6वां श्लोक है और उसमें लिखा है सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विदितो देवयाम। ये वहाँ से लिया गया है, ये ध्यान रखें। लिपि हमने बताया इसकी देवनागरी होती है, सत्य की ही विजय होती है। राष्ट्रीय चिन्ह जो हमको प्रदर्शित करता है, जो 3 सिंह हमको दिखते हैं, 4 शेर होते हैं लेकिन हमको दिखाई कितने देते हैं, 3 देते हैं। वो प्रतीक किसका है, सत्व रजो तमो। जो 3 सिंह हैं वो सत्व रजो तमो के हमारे प्रतीक होते हैं। दूसरी बात आपको बता दें, राष्ट्रीय चिन्ह प्रयोग करने की बाद जो हमारे मंत्रीगण होते हैं वो नीले रंग का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मंत्रीगण होते हैं इनका जो लेटर पैड बना होता है वो नीले रंग के पे बना होता है। राज्यसभा के सदस्य और जो अधिकारी होते हैं उनका लाल रंग का बना होता है। उनका क्या बना होता है, लाल रंग का बना होता है, ये ध्यान रहे। अब देखिए राज्यसभा रेड लिखा है तो सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि राज्यसभा के सदस्य किस रंग का यूज़ करते हैं, तो लाल का करते हैं, और जो मंत्रीगण होते हैं वो नीले का करते हैं। 2 बातें हो गई। अब अगर कहा जाए जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा, ये हरे रंग का लेटर पैड अशोक का चिन्ह यूज करते हैं, मतलब इनके लेटर पैड में छपा होता है वो हरे रंग का छपा होता है। और भारत के राष्ट्रपति के कभी देखिएगा तो गोल्डन कलर से ये बना हुआ होता है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है कि भारत सरकार के मंत्री हैं उनका जो राज चिन्ह होता है उसका कलर क्या है, तो ब्लू है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों क्या है तो रेड हो जाएगा, और लोकसभा का क्या हो जाएगा तो हरा हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अगला है राष्ट्रगान, जिसको नेशनल एंथम कहा जाता है। बहुत लोग अभी भी राष्ट्रगान राष्ट्रगीत में अंतर नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है राष्ट्रगान नेशनल एंथम है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्ला भाषा में इसको लिखा गया था। एक्चुअल लिखा गया था जनो गनो मनो, जनो गनो मनो के तरीके इसको लिखा गया था, लेकिन बाद में इसका हिंदी रूपांतरण संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। हिंदी रूपांतरण जब हमने स्वीकार किया था तो तारीख थी 24 जनवरी 1950, और पहली बार जब ये गाया गया तो 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन में कोलकाता में गाया गया, जिसके अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण धर। ये विशन हो जाएगा, यहाँ पे विश लिखा है, विशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। आपको बता दें हमारा जो नेशनल एंथम है उसमें 13 लाइनें हैं। कितनी लाइन है, 13 पंक्तियाँ हैं, 13 पंक्तियाँ हैं। इसका इंग्लिश वर्जन जो है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया करके। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया कभी कह दे तो भारत का नेशनल एंथम है, और इसका ट्रांसलेशन भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही किया था। इसकी गाने की जो अवधि होती है 52 सेकंड की होती है, ठीक है, 52 सेकंड में इसको गाया जाता है। दूसरी बात ध्यान रखें, इसकी प्रथम और अंतिम पंक्ति अगर गानी है तो उसका 20 सेकंड की टाइमिंग है। तो इसको एक क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रगान का लघु संस्करण, राष्ट्रगान का जो लघु संस्करण है उसकी टाइमिंग कितनी होती है, तो उसकी टाइमिंग 20 सेकंड होती है। अभी कभी पूछ ले इसकी मूल भाषा क्या थी, तो हमने आपको बताया मूल भाषा इसकी बांग्ला थी, लेकिन हमने जो स्वीकार किया वो हिंदी भाषा में स्वीकार किया। भारत के संसद के अधिवेशन
आज 18 जुलाई है। आज भारत की संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है। जो उपचुनाव में जो लोग जीते थे उनका शपथ ग्रहण समारोह, और आज ही राष्ट्रपति के चुनाव की वोटिंग भी चल रही है। तो भारत की संसद के अधिवेशन जनगण मन से शुरू होते हैं और वंदे मातरम के साथ समाप्त किए जाते हैं। तो लघु संस्करण की टाइमिंग कितनी हो जाएगी? लघु संस्करण का मतलब छोटे रूप में जो पहली अंतिम गाई जाती है 20 सेकंड हो जाएगी। ओवरऑल की टाइमिंग कितनी हो जाएगी? 52 सेकंड हो जाएगी। इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वयं किया था इसका। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा संस्कृत में इसको लिखा गया। किस पत्र या किस किताब से लिया गया? तो आनंद मठ से लिया गया। और इसका अंग्रेजी अनुवाद श्री अरविंद घोष, इन्हीं को बोलते हैं, उनके द्वारा किया गया था। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम, इस पूरे पद में इसमें 5 स्टैंजा हैं, लेकिन संविधान सभा ने सिर्फ पहले स्टैंजा को नेशनल सॉन्ग का दर्जा दिया है। नेशनल सॉन्ग सिर्फ पहले स्टैंजा को दिया गया है। और इसकी जो गाने की टाइमिंग है वो 65 सेकंड है, 1 मिनट 5 सेकंड। राष्ट्रीय गीत ध्यान रखें 65 सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्र जो गान है वो 52 सेकंड में गाया जाता है। आपको बता दें, आनंद मठ का विषय सन्यासी विद्रोह था। जब आनंद मठ लिखा गया था तो उसमें उस समय वंदे मातरम की नहीं थी, लेकिन सन्यासी विद्रोह का एक नारा था ओम वंदे मातरम। सन्यासी विद्रोह का जो नारा था वो ओम वंदे मातरम था। बाद में ये गीत उसमें रखा गया आनंद मठ में, और फिर जब हम लोगों ने इसको स्वीकार किया, और इसकी स्वीकार करने की डेट भी 24 जनवरी 1950 थी। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रपति तीनों 24 तारीख को स्वीकार किए गए थे। थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो 26 जनवरी 1950 को देश गणतंत्र होता है, अर्थात 26 जनवरी मनाते हैं, उससे 2 दिन पहले। अब मान लीजिए भाई गाना अगर ना सेलेक्ट करते तो 26 जनवरी को बजाते क्या? फिल्मी गाने तो बजाते ही नहीं। जब हमको मालूम आज हम गणतंत्र बनने जा रहे हैं तो 2 दिन पहले राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया था, और राष्ट्रपति भी हमने उसी दिन मनोनीत किया। तो राष्ट्रगीत पे हमने आपको बताया। और राष्ट्रगीत आपको बता दें इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है, ध्यान रखेंगे। वहाँ तो मंडूकोपनिषद हमने देखा, यहाँ पे अथर्ववेद की मातृभूमि सूक्ति से लिया गया है। अथर्ववेद की मातृभूमि सूक्ति से प्रेरित है। कभी भी कहते हैं किससे प्रेरित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है, उसकी मातृभूमि सूक्ति से प्रेरित है, अर्थात धरती माता की वंदना है। ये धरती माता की वंदना है। कभी ये कह दे कि इसका ताल क्या होता है? तो कहरवा राग में गाया जाता है। किस राग में गाया जाता है? कहरवा राग में राष्ट्रगीत गाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय पंचांग शक संवत। सीधा क्वेश्चन हमारा बनता है। अब एक क्वेश्चन तो ये बनता है कब से शुरू हुआ? तो 78 ईस्वी से शुरू हुआ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको सरकार ने कब अपनाया? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया। 22 मार्च 1957 को अपना लिया गया। इसकी डेट थोड़ा सा आगे चली गई, बाकी चीज़ें हुई 50 और 51 के आसपास की रहीं, अपनाया गया। तो कैलेंडर जो भारत सरकार का वो यहीं शुरू होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार चलता है। ठीक है, चैत इसका पहला महीना होता है, फागुन अंतिम महीना होता है। आपको मालूम है जो हिंदी माध्यम से जो महीने चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन इस तरीके से हैं। तो चैत पहला महीना है, फागुन अंतिम महीना होता है। ये बात हमें ध्यान रखना होगा। और तारीख जो प्रमुख तौर से 22 मार्च 1957, और कब शुरू किया गया? 78 ईस्वी में शुरू किया। ये कुछ हमारे प्रमुख कैलेंडर यहाँ पे मतलब क्वेश्चंस बनते हैं कैलेंडर को लेके। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पशु बाघ। पैंथरा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है। बंगाल टाइगर को ही राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। आपको बता दें इसकी औसत आयु लगभग 20 वर्ष की होती है, 20 वर्ष की होती है। और ये 2 बार चेंज हुआ है। चेंज का मतलब ये हुआ है इसको राष्ट्रीय पशु की मान्यता मिलती जाके 1972 में। 1972 में। उससे पहले जो गुजरात में पाया जाता था सिंह, वो हमारा होता था जिसके बाल बड़े बड़े होते थे, को मान्यता दी गई 1972 में। आपको बता दें इसकी प्रजाति भारत के अलावा अन्य देशों में पाई जाती है, जैसे भूटान है, बांग्लादेश है, हमारे जो पड़ोसी देश हैं वहाँ भी इसको पाया जाता है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? इन्वायरमेंट का क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन बनता है, यानी इसकी रक्षा करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई वो 1973 से हुई। अब आप अंदाज़ा लगाएं
कि इसको ही क्यों बनाया गया। हमारे समाज में हम लोग जहाँ रहते हैं, घर परिवार मोहल्ले जो हैं, तो आपने देखा होगा एक जानवर पड़ा रहता है, कुत्ता। मनुष्य का साथी कहलाता है, वफादार कहलाता है, सारी चीज़ें होती हैं, घर की सुरक्षा करता है, लेकिन वो चरित्र का थोड़ा सा गंदा व्यक्ति होता है, लालची स्वभाव का होता है। हमने अपना राष्ट्रीय चिन्ह शेर को बनाया। फुर्तीला है, स्फूर्तिवान है, और सबसे अच्छी बात है कि दृढ़ निश्चयी टाइप का व्यक्ति होता है ये। इसको हमने अपना राष्ट्रीय पशु घोषित किया। आपको मालूम होगा शेर एक आलसी जानवर होता है, और इसके बारे में कहा जाता है खुद अपना शिकार ये मार के खाता है। 24 घंटे में 18 घंटे तकरीबन ये सोता है, जब भूखा होता है तभी खाली उठता है। अगला है राष्ट्रीय पक्षी मोर। पावो क्रिस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम है। अब मान लीजिए नर मयूर और मादा मयूर दो ऑप्शन देता है, नर और मादा। तो ध्यान रखेंगे जो नर मयूर है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी, जो नर मयूर है, क्योंकि नर और मादा में यहाँ पे जो नर वाला होता है वो सबसे अधिक खूबसूरत होता है। 1963 में इसको मान्यता दी गई। भारत के अलावा ये म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी है। ध्यान रखें, म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी है। ईसाई धर्म में मोर को पुनरुत्थान का प्रतीक माना जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोग मोर की पंख कापी में रख लेते, कहते डबल हो जाएगा और उससे विद्या बढ़ेगी। तो पुनरुत्थान का प्रतीक ईसाई धर्म में माना जाता है, कुछ इसी कारण है। शांत चित्त का होता है, पालतू बनाया जा सकता है, लेकिन भारत सरकार ने बैन कर रखा है इसको। आपको बता दें इसको अर्बन गार्ड डॉग्स भी कहते हैं, अर्बन गार्ड डॉग्स भी कहा जाता है। अगर ये वकैफ लिखिए अर्बन गार्ड डॉग तो किसके लिए कही गई है, तो ध्यान रखेंगे ये कहा गया है मोर के लिए। भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से भारत सरकार ने इसको संरक्षण प्रदान कर दिया है। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था लगभग 331 ईसा पूर्व, तो भारत से मोर को ले गया था। वो पक्षी उसने कभी देखा नहीं था, तो मोर को यहाँ से ले गए थे। और अगर हम पुराणों की बात करें तो सुब्रमण्यम जो भगवान थे उनकी सवारी मोर हुआ करती थी। तो नर मयूर जो है उसको 1963 में हमने राष्ट्रीय पक्षी की मान्यता दी है, और भारत से पहले म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी रह चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पुष्प कमल। नेलिम्बो न्यूसीफेरा गार्टेन इसका रासायनिक नाम है, या एक पवित्र जलीय पुष्प होता है। भारत के अलावा आपको बता दें मकाऊ, वियतनाम और मिस्र, यहाँ का भी ये राष्ट्रीय पुष्प कहलाता है। आपको बताएं ये ब्रह्मा जी, सरस्वती जी और लक्ष्मी का आसन कमल होता है। 1857 की क्रांति के दौरान कमल और रोटी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हुआ करते थे। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को बोला जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेंसिस। बरगद एक ऐसा पेड़ होता है, इतना घना होता है, उसके नीचे ना कोई पेड़ पनप पाता है, सिर्फ वही रहता है, क्योंकि जड़ें इतनी गहरी फैली होती हैं, अगल बगल किसी दूसरे पेड़ को पनपने नहीं देता है। छायादार है, हमारे देश की पहचान है, इसको हमने राष्ट्रीय वृक्ष की संज्ञा दे रखी है। राष्ट्रीय फल आम, मैंगीफेरा इंडिका, इसको फलों का राजा बोलते हैं। आपको बता दें अकॉर्डिंग टू साइंस ACD विटामिन जो होते हैं इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। भारत में अनादिकाल से प्रचलित चला आ रहा है आम। आपने देखा होगा हमारे घर में जो मांगलिक कार्य होते हैं उनमें आम के पत्तों का वंदनवार लगाना, ठीक है, पूजा में आम के पत्तों का प्रयोग करना, हवन में आम की लकड़ियों का प्रयोग करना, ये हमारे यहाँ चलता है। अलेक्जेंडर और चीनी यात्री वांगसांग ने भी इसको खाया था। वेनसांग जब आए थे या सिकंदर आए थे, बादशाह अकबर ने दरभंगा में 10,000 आम के पेड़ लगवाए थे। आम उनको इतना ज़्यादा पसंद था। अलग अलग रंगों में आता है, कई प्रजातियाँ होती हैं, जैसे लंगड़ा है, चौसा है, दशहरी है, गुलाब खास है, ठीक है, इस तरीके से इसकी प्रजातियाँ भी बनती हैं। आपको बताएं भारत के अलावा पाकिस्तान और फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल आम है, मतलब पाकिस्तान और फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल आम है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय नदी। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हुआ 4 नवंबर 2008 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा घोषित किया गया। गंगा की टोटल लंबाई 25 यानी 2525 किलोमीटर है। गंगा की अन्य सहायक नदी हम लोग जानते हैं, जैसे गोमती, रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक। गंगा को इतना जो दर्जा प्राप्त हुआ तो उसमें 2 बातें बोली जाती हैं। एक तो पौराणिक ही हैं
जो कहा जाता है गंगा का पानी शुद्ध है, उसमें कीड़े नहीं पड़ते। अकॉर्डिंग टू साइंस भी ये बात होती है, एक विशेष प्रकार का शैवाल और सल्फर अर्थात गंधक की मात्रा जो पाई जाती है ऋषिकेश के पास, उसके कारण भी गंगा के पानी में कीड़े नहीं पड़ते। गंगा को पवित्र माना गया है। वर्तमान समय भारत सरकार गंगा बचाने के, गंगा को साफ करने के कई सारे अभियान चला रही है हमारी। अगला देखते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय जीव जो डॉल्फिन है हमारी 18 मई 2010 को घोषित किया गया, लेकिन इससे पहले भी भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 ध्यान रखेंगे 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे होता है। 5 अक्टूबर 2009 के पहले तक कहीं भी किसी भी जलीय जीव को राष्ट्रीय का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था। ये 5 अक्टूबर 2009 नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार थे, इनकी सलाह पर मनमोहन सिंह ने इसको घोषित किया था। यहाँ पे बात हो गई थी। बाद में 18 मई 2010 को फाइनली तौर से इसको किया गया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन ये कंफ्यूज करता है कि 2009 लगाया जाए तो 2010 लगाया जाए। प्रेफर आप 2009 को करेंगे, ठीक है। 5 अक्टूबर 2009 गंगा डॉल्फिन। डॉल्फिन की आँख नहीं होती, अर्थात सरल भाषा में कहें तो अंधी होती है, दृष्टिहीन होती है। डॉल्फिन को बचाने का जो पहला कार्य सम्राट अशोक ने शुरू किया था। स्वच्छ पानी में पाई जाती है। इसकी ग्रहण शक्ति सबसे तेज होती है। ग्रहण शक्ति का मतलब होता है सूंघने की जो ताकत होती है, इसकी बहुत तेज होती है, लेकिन ये क्या होती है, अंधी होती है। डॉल्फिन मछली नहीं है, आप ध्यान रखेंगे। डॉल्फिन स्तनधारी है, डॉल्फिन मैमल्स है। और डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो रविंद्र कुमार सिन्हा को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, रविंद्र कुमार सिन्हा, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र कुमार सिन्हा को संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, यानी हेरिटेज एनिमल जो है हमारा वो हाथी है। 2010 में इसको घोषित किया गया राष्ट्रीय विरासत पशु। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, झारखंड का भी राष्ट्रीय पशु हाथी है। हाथी इस धरती पे विशालकाय प्राणी है। आपको बता दें, संविधान सभा जब हमारी संविधान लिख रही थी, जो इन्होंने मोहर बनाई थी, उसका चिन्ह भी हाथी रखा था। बस वो फ्रंट का हाथी था, कंप्लीट हाथी नहीं। इसे मायावती की चुनाव चिन्ह का पार्टी हाथी है, उस तरीके का हाथी नहीं, यानी उसका फ्रंट पेज सामने वाला चेहरा वो था। क्योंकि विशाल संविधान बना रहे थे तो चिन्ह भी मोहर में कुछ इस प्रकार का चाहिए था, तो विशालकाय हो। अमेरिका में भी पार्टी का चुनाव चिन्ह एक हाथी है। हमारे यहाँ भी जैसे उत्तर प्रदेश में पार्टी है बसपा, उनका भी चुनाव चिन्ह हाथी है। अमेरिका की जो रिपब्लिकन पार्टी है उसका चिन्ह भी हाथी है, ध्यान रखेंगे आप। अब हाथियों को बचाने के लिए भी कई सरकार की योजनाएं चलती हैं। उसके अलावा कुछ संरक्षित बना दिए अभ्यारण्य वगैरह, वहाँ भी हाथियों को रखा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय खेल हॉकी, वैसे कहीं भी लिखा नहीं हुआ है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ये सूचना के अधिकार के तहत भारत सरकार ने दिया था, लेकिन अब ये अपनत्व के कारण या भावनात्मक तौर से भारत ने हॉकी में कई स्वर्ण पदक जीते हैं, उस कारण इस खेल को भारत का माना गया। भाई भारतीय लोगों ने मान लिया कि हमारा राष्ट्रीय खेल क्या होगा, हॉकी होगा। 1925 में ग्वालियर में भारतीय हॉकी फेडरेशन बना था। 1928 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का पहला यूरोपीय सदस्य बना। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे मेजर ध्यानचंद, इनकी जो आत्मकथा उसका नाम गोल है, और ये आर्मी में थे तो मेजर की उपाधि, लेकिन इनको मैजिशियन ऑफ हॉकी के नाम से जाना जाता है। कहा यहाँ तक जाता है कि हिटलर ने इनकी जो स्टिक थी उसको तोड़ के चेक करवाया था कि इसके अंदर क्या लगा होता है। इवन हिटलर ने यहाँ तक कहा था कि ध्यानचंद आप जर्मनी की तरफ से खेलें, तो मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल पूछा जाता है तो हम हॉकी को टिक करेंगे, लेकिन आधिकारिक तौर से कहीं भी नहीं। राष्ट्रीय मुद्रा का चिन्ह, ये जो आप देख रहे हैं राष्ट्रीय मुद्रा का चिन्ह, इसमें 2 लिपियों का प्रयोग किया गया। नीचे लिखा देवनागरी लिपि और रोमन लिपि। देवनागरी से रा बना हुआ है और रोमन से आर बना हुआ है, तो आप देखिएगा उसी प्रकार से बना हुआ है। 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया ये प्रतीक चिन्ह। दुनिया में कुछ ही देश है जिनके पास प्रतीक है। जब चिन्ह हमारा बन जाता है तो हम संख्या के पहले इसको लिखते हैं। जैसे 5 रुपये लिखना है तो पहले चिन्ह बनाएंगे फिर 5 लिखेंगे, और वैसे 5 रुपये लिखना है तो पहले 5 लिखेंगे फिर रुपये लिखेंगे। जैसे कभी आपने डॉलर देखा होगा, डॉलर का साइन इस तरीके का होता है। 100 डॉलर लिखना है तो पहले डॉलर का साइन फिर 100 लिखेंगे, तो ये चीज़ रुपये में होती है। साइन को पहले बनाएंगे, संख्या को हम लोग बाद में लिखेंगे। डेट आपको ध्यान रखनी है, इसकी जो है 2010 15 जुलाई की है। और ये जो बनाया था ये डी उदय कुमार ने इसको तैयार किया था।
ये IIT मुंबई से बिलोंग करते थे, उनके द्वारा इसको तैयार किया गया था। अब हम लोग क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनते हैं, जैसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किस नदी से संबंधित है। ऑप्शन दिए गए सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गंगा नदी। तो आंसर हो जाए गंगा नदी। जलीय जीव अभी हमने बताया आपको, डॉल्फिन होती है, मुख्यतः स्वच्छ पानी में पाई जाती है। पिछला वीडियो का जो प्रश्न था वो था बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आज आपको जो आंसर देना है, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने दिया। RK माथुर, दयानंद कुमार, D उदय कुमार, उदयराज रेड्डी। तो आज का वीडियो इतना होता है। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।